अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों को? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुदस्सिर इमरान और मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री का एक और टॉपिक जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और वो था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का टॉपिक मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेस पे हमने एक और टॉपिक पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट। उसका हमने ट्रेंड पढ़ा था पीरियड में और ट्रेंड पढ़ा था हमने ग्रुप में, उसका ट्रेंड क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं जी? तो सिंपली इसकी डेफिनेशन याद रखें कि एनर्जी की वो मिकदार जो किसी भी आज़ाद गैसी हालत में मौजूद एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी की मिकदार को क्या नाम देते हैं हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove most loosely bounded electron from the valence shell of an isolated, अब इस बात को याद रखिएगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम कौन सा होता है भाई? सिंपल तो बात ये समझ आ गई कि कोई भी एटम हो, उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब किस एटम में से? आइसोलेटेड एटम में से। आइसोलेटेड एटम कौन सा होता है? एक सिंगल एटम जो आज़ादाना तौर पे अलग पड़ा हो, उसको आइसोलेटेड एटम कहते हैं। लेकिन जब हम बात करें मेटल्स की या काफ़ी सारे और कंपाउंड्स की बात करें या एलिमेंट्स की बात करें, तो उनमें एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते। सॉलिड्स में एटम्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए आइसोलेटेड उसको करना पड़ता है। पहले उसको आइसोलेटेड करने के लिए गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, कि वो गैसी हालत में हो तब वो क्या होगा? आइसोलेटेड होगा। उस आइसोलेटेड एटम के आखिरी शेल में से, फ्रॉम वैलेंस शेल, उस आखिरी शेल में से जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि जिस पर बहुत कम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी की मिकदार को क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है। इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी मजबूत होती है। अब अगर आपने इसको निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है, आप इस पर जोर लगाओगे, आप इसको एनर्जी दोगे, एनर्जी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वगरना इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकेगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करने के लिए? इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी की मिकदार को क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कि वो एनर्जी की मिकदार जो एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए चाहिए, इस एनर्जी की मिकदार को क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। मिसाल के तौर पर सोडियम का आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन खारिज करवाना है। क्या करवाना है आपने? एक इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज करना है, आपने रिमूव करना है। तो इसके लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होगी वो 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। आप इतनी एनर्जी उसमें ऐड करोगे, क्या करोगे? इतनी एनर्जी उसमें आप क्या करोगे? ऐड करोगे,
तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो बाकी जो सोडियम होगा ये एक पॉजिटिव आयन बनने का। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं ये आपने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है। कैटाइन बनता है, एनाइन बनता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है तो कैटाइन बनता है, उस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस सोडियम में से इलेक्ट्रॉन खारिज करवा के इसको पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हमें इतनी एनर्जी इसको देना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी इसको देंगे तब जाके ये इलेक्ट्रॉन खारिज होगा, वरना ये इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं होगा। अब यहाँ तो था आयोनाइजेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं होता। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको तो हमने सिंगल आयोनाइजेशन एनर्जी दी, इसको निकाल लिया। ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। भाई एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जो चाहिए थे। अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो, जैसे अब बात करें ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की और ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स की, आप इन एलिमेंट्स की बात करें तो इनके वैलेंस शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन इस पे ये है। इसको भी न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट कर रखा है, इसको भी न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट कर रखा है। अब इसको हमने निकाला, एनर्जी इसको दी, जितनी एनर्जी इसको दी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी का हमने नाम दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकाल लिया। अब क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हमने निकालना है, यहाँ से हमें एक एनर्जी और देना पड़ेगी। अब वो जो पहले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की एनर्जी चाहिए थी, इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है भी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या नाम देते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या नाम देते हैं, एनर्जी को नाम क्या देते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन। अगर एक और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसके वैलेंस शेल में, उसको भी खारिज करना है। जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब क्या स्टूडेंट्स, ऐसा होगा कि जितनी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सेकंड भी उतनी ही क्या होगी, क्या थर्ड भी उतनी ही होगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं होता। देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज़्यादा होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? अब फर्ज कर लीजिए मेरे पास 2 चीज़ें हैं जी, मैं हूँ एक न्यूक्लियस, मान लो न्यूक्लियस हूँ मैं, और ये दोनों मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने इस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ रखा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ रखा है, दोनों के साथ मेरी इंटरेक्शन है, मैंने दोनों को पकड़ा हुआ है जी। इधर से एक आता है, कोई और चीज़ आती है, एनर्जी की खास फॉर्म आती है, वो क्या करती है, इसको पकड़ के मुझसे छीन के ले जाएगी। लो जी, ये तो उसने छीन लिया, मुझसे लेके चले गए जी। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई इसको तो लेके चले गई वो चीज़, एनर्जी आई और इसने इसको निकाल लिया, कम से कम इसको तो पकड़ो, इसको मैं अब दोनों हाथों से पकड़ लूँगा। अब बताएं, पहले तो मैंने इसको एक हाथ से पकड़ा था, इसको एक हाथ से पकड़ा था, इसलिए आसानी से लेके चले गए। अब मैंने इसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब बताएं, क्या इसको निकालना पहले की निस्बत आसान होगा या मुश्किल होगा? ऑब्वियसली मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो पहले 2 हिस्सों में बट रही थी, अब वो सारी की सारी अट्रैक्शन क्या आ गई, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए आ गई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी भी पहले से ज़्यादा देना पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ये हमेशा ज़्यादा होगी किससे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो फर्स्ट से ज़्यादा होगी, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो सेकंड से भी ज़्यादा होगी। मतलब आप कैंटीन में जाते हो, 5 समोसे लेते हो, इधर से 2 दोस्त आते हैं, वो छीन के आपसे 3 समोसे ले जाते हैं जी। आप क्या करोगे, आप बड़े कॉन्शियस हो जाओगे, बाकी जो 2 समोसे बचे हैं उनको बड़ा केयर करोगे, उनकी उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी।
अब किसी की ऐसी की तैसी जो आपसे छीन के दिखाए, ऐसा ही होगा ना। मतलब जो रिमेनिंग होंगे उनके लिए अट्रैक्शन आपकी बढ़ जाएगी। अगर उसको भी छीनना है आपसे या उसको भी निकालना है तो उसको एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगी। मतलब पहले के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, दूसरे के लिए और ज़्यादा, तीसरे के लिए और ज़्यादा। इस तरह से ज़्यादा एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम के वैलेंस शेल में से निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक? चलें जी, ये तो ही हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट क्या होती है, सेकंड क्या होती है और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसके ट्रेंड की कि इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड क्या है। इसको मिटा दें। चलें जी, इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, पीरियड में क्या इसके साथ सीन होता है, क्या ये इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ग्रुप के साथ इसका क्या सीन होता है, क्या ये इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। उससे पहले एक छोटी सी आप एग्जांपल देखें जी। देखिए भाई, दो एटम्स है हमारे पास। एक एटम ये है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, करीब है इलेक्ट्रॉन, इंट्रैक्शन इसका होगा, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही होगी। एक एटम हमारे पास इतना बड़ा है, ये इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बड़ा है, अट्रैक्शन होगी। सोच के बताया नहीं, इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन करीब बड़ा है न्यूक्लियस के, उस पर ज़्यादा फोर्स लग रही होगी न्यूक्लियस की, या जो दूर बड़ा है उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। ऑब्वियसली क्या होगा, जो करीब होगा एटम, इस पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगी, ज़्यादा लगाना पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वगैरह निकलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन है ही दूर पड़ा तो क्या होगा, हम थोड़ी सी एनर्जी इस पे लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता गया, इसकी अट्रैक्शन कम होती गई। क्या होता गया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम होती जा रही है। तो अब सिंपल हम कह सकते हैं कि वो एटम्स जिनका एटॉमिक साइज छोटा होगा, उनकी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, एनर्जी थोड़ी लगानी पड़ेगी। तो सिंपली कह सकते हैं कि वो तमाम एटम्स जिनका एटॉमिक साइज थोड़ा होगा, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to atomic size. Is inversely proportional to atomic size. अगर क्या होगा, एटॉमिक साइज कम होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, एनर्जी क्या होगी, वो कम इस पे लगानी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। वो क्या होता है अभी कि एक वैल्यू के बढ़ने से अगर दूसरी वैल्यू कम हो जाए, या एक कम होने से दूसरी वैल्यू बढ़ जाए, तो इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यहाँ से हमने बात ये सीखी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक साइज के। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड इसका क्या होता है। इस एग्जांपल को देखते हुए हम उसका ट्रेंड आसानी से बयान कर सकते हैं। ट्रेंड इसका दो साइड पे होगा। एक क्या होगा जी, ट्रेंड इन ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर इसका ट्रेंड क्या होगा जी, हमें पता है कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करीब बढ़ा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, एनर्जी भी थोड़ी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन और कम, एनर्जी और थोड़ी लगानी पड़ी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा दूर चला गया जिससे इनके दरमियान अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से एनर्जी हमें और थोड़ी लगानी पड़ी। तो कह सकते हैं कि क्या होता है भी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस कहाँ पे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ऐसा क्यों होता है जी, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों, एटम का साइज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। अट्रैक्शन के कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होती चली जाती है।
और दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, पीरियड। यहीं पे लिख लेते हैं इसको, ट्रेंड इन पीरियड। पीरियड में इसका ट्रेंड क्या होगा, हमें ये पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो क्या होता है जी, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एटम का साइज क्या होता चला जाएगा, अभी स्मॉल होता चला जाएगा। जब एटम का साइज कम होता चला जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन इतना दूर है, यहां पे करीब आ गया, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ गई। यहां पे और करीब आ गया, अट्रैक्शन और बढ़ गई। यहां पे और करीब आ गया, यहां पे और करीब है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी या ज्यादा लगानी पड़ेगी, ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। कि जब इलेक्ट्रॉन दूर था अट्रैक्शन कम थी, एनर्जी थोड़ी लगानी पड़ी। जब करीब आ गया अट्रैक्शन और बढ़ गई, और जोर से पकड़ा हुआ है, एनर्जी और ज्यादा लगाना पड़ेगी। और करीब आके एनर्जी और ज्यादा लगेगी, और करीब आता जाएगा तो एनर्जी और ज्यादा लगाते जाएंगे। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है भी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज, क्यों, क्योंकि एटम का साइज डिक्रीज होता है। जब एटम का साइज डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता चला जाता है। इस वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाना पड़ता है। तो ये था हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में और पीरियड में। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि बुक पे इसको कहाँ पे दिया गया है ये टॉपिक, और हमने क्या क्या इसमें से याद करना है। तो देखें आप लोग, बुक का पेज नंबर है 53, पेज नंबर 53 है। यहाँ पे ऊपर ही टॉपिक दिया गया, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसमें आपने डेफिनेशन को अंडरलाइन करना है पहले। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि एक आइसोलेटेड गैसीय एटम में से या आज़ाद गैसीय हालत में पाए जाने वाले एटम में से आखिरी शेल में से सबसे कम अट्रैक्शन वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं जी। ठीक है, यहाँ तक आपने डेफिनेशन करनी है। फिर आपने एग्जाम्पल करनी है सोडियम की, यहाँ पे लिखी है एग्जाम्पल, ये कर लेंगे। उसके बाद आपने लिखना है जी, if there is only one electron in the valence shell, the energy required to remove it will be called first ionization energy। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, उसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और फिर पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, बट when there are more than one electron in the valence shell, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, they can be removed one by one by providing more and more energy। इनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, यानी कि एक एक करके निकालना है, ज्यादा एनर्जी देकर इनको फिर निकाला जा सकता है। Such as group 2 and 3 elements have more than one electrons in their shell, therefore they will have more than one ionization energy। कि ग्रुप नंबर 2 और 3 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी की वैल्यूज भी क्या होंगी, एक से ज्यादा होंगी। अब आगे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो आपका है जी, हाइडिंग इसकी दे लें, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड लिखा है, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड मूव करते हैं, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बढ़ती है। अच्छा जी, क्यों? इट इज बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस, क्योंकि एटम का साइज रिड्यूस होता है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ मजबूती से बंधे होते हैं, ये आज़ादाना तौर पे निकाले इनको आसानी से नहीं जा सकता। इसलिए द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड have less ionization energy than the elements on the right side of period। देखिए इसका साइज लेफ्ट साइड पे एलिमेंट का पीरियड में बड़ा है तो एनर्जी इसकी कम होगी, और राइट साइड पे जाते जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स जो हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, राइट साइड पे मौजूद एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और उसके बाद हमारे पास है जी, नीचे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये आपका है ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप के अंदर ट्रेंड क्या होता है,
ग्रुप के अंदर ट्रेंड क्या होता है जी, ठीक है। अब वो क्या है जी, हमने पढ़ा यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज कहाँ, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। क्यों? एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे मूव करते हैं ग्रुप में, मोर एंड मोर शेल्स लाई बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेल्स पाए जाते हैं। These additional cells reduce the electrostatic force felt by the electrons present in the outermost shell। अब ये जो यहाँ पे एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या शेल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कम कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं जी, इसकी अट्रैक्शन को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कम कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, रिजल्टेंटली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन अवे इजीली। इसलिए जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन इनको निकालना आसान हो जाता है या आसानी से निकाले जा सकते हैं। देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इस वजह से ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऊपर से नीचे आते हुए कम होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।